कहानी की शुरुआत में हम केटी नाम की खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करती है। लेकिन उसका सपना एक मॉडल बनने का था और जब यह बात केटी अपने एक दोस्त को बताती है तो उसकी दोस्त उसे फोटो शूट करवाने की सलाह देती है, जिस पर केटी उसे कहती है कि क्या तुम किसी अच्छे फोटोग्राफर को जानती हो। जिस पर वह कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन वो फोटोग्राफर एक सेक्शन का लगभग 2000 मांगते हैं। ये सुनकर केटी थोड़ी निराश हो जाती है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते। इसके बाद वो शाम को जब घर जा रही थी तो रेस्टोरेंट के नोटिस बोर्ड पर फ्री मॉडलिंग फोटोशूट का एक ऐड देखती है, तो केटी वहां से नंबर लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। इसके बाद घर जाकर जब वो उस मॉडलिंग कंपनी में फोन लगाती है तो वह कहते हैं कि तुम्हें पहले हमें एक पिक्चर भेजना होगा, तो वह भेज देती है। जिसके बाद वह उसे कल 10 बजे आने के लिए कहते हैं। अब अगली सुबह केटी उस फोटोशूट वाली जगह पर पहुंचती है जहां पहले से ही एक फोटोशूट चल रहा था। जहां जाकर केटी की मुलाकात 3 लड़कों से होती है जिनके नाम होते हैं इवन, जॉर्जी एंड नेक। अब यहाँ पर केटी फोटोशूट के लिए अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा ड्रेस लेकर आई थी, जिनमें से इवन एक ड्रेस को सिलेक्ट करता है और उसे चेंज करके वही ड्रेस पहनने के लिए कहता है। जिसके बाद वो ड्रेस चेंज करके आती है तो उसका फोटोशूट शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में इवन उसके कुछ फोटोशूट करके रुक जाता है और केटी से थोड़ी और छोटी ड्रेस पहनने के लिए कहता है। लेकिन केटी को ये सही नहीं लगता, इसीलिए वो मना कर देती है। लेकिन इवन उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि मॉडल बनने के लिए ये सब करना पड़ता है और अगर तुम्हें मॉडल बनना है तो तुम्हें भी ये सब करना पड़ेगा। लेकिन केटी को ये सब बिल्कुल भी सही नहीं लगता, तो वो वहाँ से सॉरी बोलकर चली जाती है। अगली सुबह जब केटी जॉगिंग से आती है तो कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है। जब वो दरवाज़ा खोल कर देखती है तो वहाँ पर जॉर्जी होता है जो उसे एक पेन ड्राइव देने आया था जिसमें उसकी फोटोज थी। लेकिन केटी वो लेने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे फोटोज नहीं चाहिए। लेकिन जॉर्जी कहता है कि ये फोटोज काफ़ी अच्छे आए हैं और हमने तुम्हारी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए अपनी ड्राइव से सारे फोटोज डिलीट कर दिए। अब इसके बाद केटी पेन ड्राइव लेकर दरवाज़ा बंद कर देती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जॉर्जी ने झूठ बोला था कि हमने तुम्हारी फोटोज डिलीट कर दी है, क्योंकि वो उसी की फोटोज देख रहा था। यानी कि उसे अब मन ही मन में केटी पसंद आ चुकी थी। वहीं हम केटी को देखते हैं जो रात में ब्रश करके अपने रूम में सो जाती है। लेकिन जब रात में उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि जॉर्जी उसकी फोटोज ले रहा है। ये देखकर अब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से बाहर जाने के लिए कहती है। लेकिन जॉर्जी उसकी बात नहीं मानता, इसीलिए वो एक इलेक्ट्रिक गन से उस पर हमला कर देती है, जिससे जॉर्जी नीचे गिरकर कांपने लगता है। तो केटी वहां से बाहर भागने लगती है, लेकिन बाहर निकलने से पहले जॉर्जी आकर उसे पकड़ लेता है और फिर से उसे कमरे में ले जाता है और उसके सर को फ्लोर पर मार मार के उसे अधूरा कर देता है और उसके मुंह में एक कपड़ा डाल देता है। जिसके बाद वो एक वायर लेता है और उसके हाथ पैर बांधकर जबरदस्ती उसके साथ गंदा काम करने लगता है। लेकिन ये सब हलचल सुनकर केटी का पड़ोसी वहां पर आ जाता है और उसके वहां आते ही जॉर्जी उस पर हमला करके उसे बड़े ही बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद वो दरवाजा लॉक करके फिर से उसके साथ गंदा काम करने लगता है। केटी दर्द के कारण जोर जोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुन रहा था और अपनी हवस पूरी कर कर ही रुकता है। अब यह सब होने के बाद जॉर्जी को एहसास होता है कि उससे जल्दबाजी में कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। इसीलिए वो कॉल करके अपने दोनों भाइयों को बुला लेता है और जब वो वहां आते हैं तो इवन सबसे पहले जॉर्जी पे काफी गुस्सा होता है कि तूने ये क्या कांड कर दिया है। जिसके बाद इवन प्लास्टिक के बैग लेकर दोनों को हाथ में पहनने के लिए कहता है और घर के सारे सामान को पहले जैसा सेट करके सारे घर से जॉर्जी के फिंगरप्रिंट भी मिटा देता है। और इसके बाद जॉर्जी ने केटी के पड़ोसी को जिस चाकू से मारा था उस चाकू पर केटी के फिंगरप्रिंट लगाकर उसे फिर से डेड बॉडी के करीब रख देता है, ताकि सभी को यही लगे कि केटी ने ही उसके पड़ोसी को मारा है। अब इसके बाद वो केटी को जबरदस्ती ड्रग खिलाकर उसे बेहोश कर देते हैं और उसे अपने साथ कहीं लेकर जाते हैं। जी के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसे होश आने से पहले ही नीग उसके साथ गंदा काम कर रहा था, जहां वो बहुत ही बुरे तरीके से बंधी हुई है। लेकिन तभी वहां पर जॉर्जी आ जाता है और निक को केटी से दूर कर देता है। जिसके बाद केटी प्यास के मारे पानी पानी करने लगती है, लेकिन निक बेरहमी की तरह केटी के ऊपर पेशाब कर देता है। तभी जॉर्जी उसे फिर से रोकने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच में ही हाथापाई शुरू हो जाती है और तभी वहां इवन आकर दोनों को रोक लेता है। जिसके बाद तीनों भाई केटी को वहीं रखकर चले जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जॉर्जी केटी को पहनाने के लिए एक ड्रेस और जूते लेकर आता है और केटी की हथकड़ी खोलकर उसे वो ड्रेस पहनाने लगता है।
लेकिन जब वो उसे जूते पहनाने वाला होता है तो तभी केटी उस पर एक जूते से अटैक कर देती है, जिसके बाद वहां के एक खिड़की से वो बाहर निकल जाती है और भागते भागते सड़क पर आकर लोगों से मदद मांगने लगती है। लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है और साथ में ही एक डिटेक्टिव भी आ जाता है, जिसके बाद वो डिटेक्टिव केटी को अपनी कार में बैठाकर उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर रहती हो। तो केटी बताती है कि मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ, जिसके बाद डिटेक्टिव उसे बताता है कि तुम तो अभी बल्गेरिया में हो। अब ये सुनकर वो काफी घबरा जाती है, जिसके बाद डिटेक्टिव केटी को अपने ऑफिस लेकर आ जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। लेकिन केटी कहती है कि मुझे अमेरिकन एम्बेसी जाना है। तभी वहां पर एना नाम की एक और लड़की आ जाती है, जो डिटेक्टिव से कहती है कि मैं केटी से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, तुम फिलहाल बाहर जाओ। अब डिटेक्टिव के जाने के बाद एना उसे अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं एक एनजीओ चलाती हूँ जो ऐसे ही जरूरतमंद लड़कियों की मदद करता है, और वो कहती है कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है मैं वो तकलीफ समझ सकती हूँ। जिसके बाद वो केटी को अपने हाथ पर लगे कुछ निशान दिखाती है और कहती है कि मैं भी ये सब झेल चुकी हूँ। इसके बाद केटी एना से कहती है कि क्या तुम मुझे अमेरिकन एम्बेसी ले जा सकती हो, जिस पर एना कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें एम्बेसी लेकर जाऊंगी। जिसके बाद रास्ते में एना उससे कहती है कि एम्बेसी जाने के बाद वो लोग तुम्हें तुरंत वहाँ से नहीं भेजेंगे, पहले पूछताछ करेंगे, फिर रिपोर्ट लिखेंगे, जिसमें काफ़ी समय लग सकता है। इसीलिए तुम पहले मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें कुछ अच्छे कपड़े दूंगी और तुम नहा भी लेना, और वैसे भी एम्बेसी मेरे घर के पीछे ही है। अब केटी एना की बातों पर भरोसा करके उसके साथ उसके घर चली जाती है, और यही केटी की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि असल में एना इवन और जॉर्जी की सौतेली माँ होती है। जिसके बाद एना केटी को घर के बेसमेंट में ले जाने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो देखती है कि ये तो वही जगह है जहाँ से मैं बचकर भागी थी। तभी उसके सामने इवन आ जाता है और उसे पकड़कर फिर से उन्हीं जंजीरों से बांध देता है। अब थोड़ी ही देर में वहाँ जॉर्जी और इवन का बेरहम बाप एक इलेक्ट्रिक रॉड लेकर आ जाता है और वो उन दोनों को बाहर भेजकर केटी की बॉडी में जगह जगह शॉक देने लगता है, जिससे वो दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन वो बेरहम केटी को तब तक शॉक देता रहता है जब तक कि वो अधमर ना हो जाए, और जब इससे भी उसका दिल नहीं भरता तो वो भी उसके साथ गंदा काम करने लग जाता है। वहीं पास के ही एक रूम में हम एना को देखते हैं, जो केटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर रो रही होती है। अब ये मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रही है, ये हम कहानी में आगे जानेंगे। अब थोड़ी देर बाद केटी के पास इवन आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि अब केटी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है और वो किसी भी समय अपना दम तोड़ सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी इवन उसे बड़े ही बेरहमी से मारने लगता है, जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जमीन में एक गड्ढा खोदते हैं और केटी के पास आकर उसके सभी कपड़े फाड़कर उसे एक बड़े से बॉक्स में डालने लगते हैं, जहां वो रोते हुए उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है। लेकिन ये लोग उसकी एक भी नहीं सुनते और उसे बॉक्स के साथ उसी गड्ढे में जिंदा दफना देते हैं और उस पर मिट्टी डालकर उस जगह को पहले की तरह नॉर्मल बना देते हैं। लेकिन केटी को लोगों ने जिस जगह दफनाया था, उन्हें पता नहीं था कि वहाँ एक पुराना सिवर लाइन भी था और बॉक्स में वजन होने की वजह से वहाँ की मिट्टी खिसककर बॉक्स नीचे गिरकर टूट जाता है, जिससे केटी की जान बच जाती है। इसके बाद हम इवन और निक को देखते हैं, जहाँ पर निक इवन से रात में पार्टी करने के लिए कहता है, लेकिन इवन उसे मना कर देता है, जिससे निक पार्टी में अकेले ही जाने का फैसला करता है। वहीं हम केटी को देखते हैं, जहां पर उसकी हालत काफी बुरी होती जा रही थी और वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद केटी को वहां पर एक कपड़ा मिलता है, जिससे वो अपना शरीर ढक लेती है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी उसे आगे जाते हुए वहां पर एक दरवाजा मिलता है, जो कि सीधा चर्च में जाकर खुलता है। तभी हम चर्च के फादर को देखते हैं, जिन्हें अचानक से कुछ आवाज आती है, और जब वो वहां पर जाकर देखते हैं तो केटी खाने पीने का सामान चुरा रही होती है। जिसके बाद फादर उसे चोरी करने के लिए मना करते हैं और उसे खाने पीने का सामान और कपड़ों के साथ एक बाइबल भी देते हैं। इसके बाद केटी वहां से सामान लेकर चली जाती है और फादर समझ जाते हैं कि इस लड़की के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। इसके बाद केटी सिवर लाइन को चेक करती है और देखती है कि कहां-कहां पर बाहर आने जाने के रास्ते हैं। इसके बाद केटी फिर से चर्च में आती है, जहां फादर आकर उससे बातें करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन केटी उन्हें मना कर वहां से चली जाती है। तभी फादर देखते हैं कि उन्होंने केटी को जो बाइबल दिया था
उसमें केटी ने वो चैप्टर पढ़ा है जिसमें बुरे लोगों को गुनाह देने के बारे में लिखा गया था। इसका मतलब ये है कि केटी ने अब ठान लिया है कि वो अब अपने ऊपर के जुल्म का बदला चुन चुन कर लेगी। अब आगे हम देखते हैं कि केटी उन लोगों के घर में घुसकर वहां से कुछ पैसे चुराती है और उन लोगों का पीछा कर पता करती है कि उनमें से कौन कौन कहां पर जाता है। जिसके बाद अगली सुबह केटी खुद को दिखाकर जॉर्जी को उसके पीछे आने के लिए मजबूर करती है और उसे उसी सिवर लाइन में ले जाकर उस पर हमला करती है और उसके गले में एक फंदा लगा देती है और उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद हम जॉर्जी को देखते हैं जो एक जगह पर बंधा हुआ है और केटी वहां आकर जिस तरह से जॉर्जी ने उसे टॉर्चर किया था उसी तरह वो भी एक चाकू से उसकी बॉडी पर जगह जगह घाव बनाती है। जिसके बाद उन घावों पर ग्रीस लगाकर उसे बहुत ही बुरे तरीके से तड़पाती है। इसके बाद केटी नीक के पीछे जाती है जहां नीक एक बार में शराब पी रहा होता है, लेकिन उसके ड्रिंक में केटी ने पहले से ही कुछ मिला दिया था जो उसे पता नहीं था, जिसे पीते ही उसे अजीब सा लगने लगता है और उसे उल्टी आने लगती है। इसीलिए वो वहां से उठकर बाथरूम में जाता है और अंदर आते ही केटी वहां आकर दरवाजा बंद कर देती है और उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देती है। और जिस तरह से उसने केटी के ऊपर पेशाब किया था वो भी उसकी गर्दन पकड़कर टॉयलेट के अंदर डाल देती है जो बहुत ही ज्यादा गंदा था और उसका सर वहीं जोर से डुबो कर रखती है, जिससे नीक की वहीं पर बहुत ही बुरे तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद केटी दोबारा से जॉर्जी के पास जाती है और एक रॉड लेकर उसके ऊपर टॉर्चर करने लगती है और उसके मुंह में एक कपड़ा डालकर वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में हम जॉर्जी के फादर को देखते हैं जो इतना बड़ा कांड कर चर्च में प्रेयर कर रहा था। तभी उसकी नजर केटी पर जाती है जिससे वो बुरी तरह घबरा जाता है और एना से कहता है कि मैंने अभी उस लड़की को देखा है। ये कहकर वो केटी का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वो उसी सीवर लाइन के एक पॉइंट पर जाता है जहां केटी उस पर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि केटी ने उसे एक बड़े बेड पर बुरी तरह से बांध रखा है। जिसके बाद केटी एक इलेक्ट्रिक रॉड लेकर उसके मेन पॉइंट पर लगाकर उसे शॉक देने लगती है, जिससे वो बुरी तरह से तड़पने लगता है और वो उसी की तरह बॉडी में जगह जगह रॉड लगाकर उसे शॉक देने लगती है। इसके बाद केटी वहां पर रखी एक इलेक्ट्रिक शॉक मशीन से 2 वायर लेकर उसमें से एक वायर उस बेड पर लगाती है और दूसरा उसके मुंह में डाल देती है। जिसके बाद जब वो मशीन ऑन करती है तो उसे एक जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे उसके मुंह और शरीर से धुआं निकलने लगता है और इस तरह तकलीफ से गुजरते हुए इस कहानी के सबसे बड़े पापी की मौत हो जाती है। जिसके बाद हम आयना को देखते हैं जो अपने घर पहुंचती है तो उसे सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है और तभी उसे नीचे बेसमेंट में से म्यूजिक की आवाज आती है। जिसके बाद जब आयना चेक करने जाती है तो पीछे से केटी आकर उसे लात मारकर नीचे सिवर लाइन में गिरा देती है और फिर उसे एक बॉक्स में डालकर हाथ बांध देती है। जिसके बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ और सामने अपने बेटे जॉर्जी को तड़पते हुए देखकर रोने लगती है। तभी केटी उस बॉक्स का कवर ले आती है और बार बार उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती होती है। वहीं जब इवन घर आता है तो देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। जिसके बाद वो बेसमेंट में जाता है और उसी गड्ढे से सीवर लाइन में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो जॉर्जी को बहुत ही बुरी हालत में देखता है। तभी पीछे से केटी आकर उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम चर्च के फादर और डिटेक्टिव को देखते हैं जहां पर फादर उसे केटी के बारे में बता रहे थे। जिसके बाद डिटेक्टिव फादर से कहता है कि मैं केटी को जानता हूं क्योंकि वो पहले भी मेरे पास मदद के लिए आई थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद फादर डिटेक्टिव को उसी दरवाजे तक लेकर आ आते हैं जहां से केटी बचकर पहली बार चर्च में आई थी। जिसके बाद डिटेक्टिव केटी को ढूंढते हुए वहां से आगे बढ़ने लगता है। वहीं हम इवन को देखते हैं जिसे केटी ने बांध रखा होता है। तभी उसके पास में पड़े बॉक्स से उसे आवाज सुनाई देती है तो वो उसे चुप रहने के लिए कहता है, जिस पर केटी कहती है कि तुम्हें अपनी माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तो इवन कहता है कि वो मेरी माँ नहीं है क्योंकि मेरी माँ के गुजरने के बाद मेरे बाप ने उसी तरह उस औरत को किडनैप किया था और कई बार उसके साथ जबरदस्ती करने के बाद जॉर्ज पैदा हुआ और तभी से वो हमारे साथ ही रहने लगी। इसके बाद केटी बॉक्स के पास जाकर एना को खोलती है और उससे कहती है कि सबसे बड़ी पापी तो तुम हो, तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और ना जाने तुमने कितनी लड़कियों को इन दरिंदों का शिकार बनने दिया। इसीलिए अब देखो अपने बेटे जॉर्जी को अपने आंखों के सामने मरते हुए आखिरकार जॉर्जी अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद वो एना का बॉक्स एकदम से लॉक कर देती है।
इसके बाद वो फिर से ईवन के पास आती है और उसके अखरोट को एक शिकंजे में फंसाकर उसे टाइट करने लगती है, जिससे ईवन दर्द से चिल्लाने लगता है। लेकिन केटी उसकी एक भी नहीं सुनती और तब तक उस शिकंजे को टाइट करती रहती है जब तक उसके अकट पूरी तरह से फट नहीं जाते। तभी डिटेक्टिव वहां आ जाता है और केटी को ये सब करने से मना करता है। लेकिन तभी अचानक से ईवन उठ जाता है और पीछे से केटी का गला दबाने लगता है, जिसे देखकर डिटेक्टिव ईवन के सर में गोली मार देता है और उसकी जान चली जाती है। अब आखिरकार ईवन के मरने के बाद केटी का इंतकाम पूरा हो जाता है, जिसके बाद केटी वहां से जाने लगती है। तो डिटेक्टिव उसे सॉरी कहता है क्योंकि वो शुरुआत में उसकी मदद नहीं कर पाया था। अब कहानी के आखिर में हम केटी को अमेरिकन एम्बेसी में जाता हुआ देखते हैं और इसी के साथ साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, जिसका पहला पार्ट इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।